हेलो मेरे भाई बहन, क्या हाल चाल है। तो आज के लेसन में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना। और प्रस्तावना से भी अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। बिहार दरोगा की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस निकल रहे हैं और दूसरे एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आप किताब वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें क्या होता है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना दिया रहता है कि हम भारत के लोग से शुरू होता है। तो पहले क्या है कि देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है। पहले तो क्वेश्चन क्या आता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना किसका विकसित रूप है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, प्रस्तावना के जो अलग अलग शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। इससे प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, गणराज्य हो गया, इस सब का मतलब क्या होता है, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। फिर यहाँ पर जैसे कि लोकतंत्र बोले तो लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। और साथ ही क्या है कि ऐसे भी भारत के नागरिक होने के नाते इसको बढ़िया से समझना क्या है, जरूरी है। पहले बात करते हैं, क्या प्रस्तावना को पूरा दम रट जाना है? नहीं, आप जाहिर सी बात है कि हर एक चीज को रट नहीं सकते, इसको बस क्या करना है, समझ लेना है। हमको क्या पूरा याद होगा? तो जाहिर सी बात है कि पूरा एकदम रट्टा मल तो याद नहीं होगा, लेकिन समझे हुए हैं पूरी तरीके से। इसमें देखिए जो अलग अलग जो टर्म दिया गया है ना, इसको क्या करना है, आपको समझ लेना है। और यहां से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसको बोलते हैं प्रियम्बल। ये प्रियम्बल क्या होता है? जैसे कोई भी किताब वगैरह होता है ना, तो किताब का जो पहला पेज होता है जिसको बोलते हैं कि किताब का जो परिचय पत्र होता है, वही क्या होता है, हमारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना होता है। जैसे ये आपका किताब हो गया, किताब का जो पहला पेज होता है ना, जिसको पढ़ने के बाद मोटा मोटी किताब के बारे में हमको आइडिया मिल जाता है कि अंदर क्या मिलने वाला है, उसी को बोलते हैं परिचय पत्र बोलते हैं। उसी को बोलते हैं संविधान के टर्म में भारतीय संविधान में क्या है, प्रस्तावना है। जैसे देखिए दोस्त, क्या होता है, सिनेमा आता है ना, तो सिनेमा आने के पहले क्या होता है, एक ट्रेलर आता है। तो ट्रेलर देखने के बाद क्या होता है, मोटा मोटी हमको आइडिया लगता है कि सिनेमा में क्या मिलने वाला है। और साथ ही क्या है कि उसमें सस्पेंस भी बना कर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान का जो ट्रेलर पढ़िएगा, जो बोल सकते हैं इंट्रो पढ़िएगा, तो इससे क्या होता है कि मोटा मोटी पूरा आइडिया आपको लग जाता है कि भारतीय संविधान एक्चुअली है क्या, किस तरह के बोल सकते हैं कि देश का निर्माण लोग करना चाहते थे जो संविधान बना रहे थे। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? तो प्रस्तावना का अलग अलग नाम है। तो प्रस्तावना का नाम क्या हो सकता है? इसको बोलते हैं संविधान का परिचय पत्र। क्या बोलते हैं? परिचय पत्र बोलते हैं। इसी को संविधान का सार बोलते हैं। इसी को संविधान की भूमिका बोलते हैं। इसी को संविधान का इंट्रो बोलते हैं। मतलब अलग अलग टर्म से इसको पुकारा जा सकता है। परिचय पत्र मतलब क्या है? जैसे बाबू क्या है कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो आपको परिचय पत्र मिलता है। उसको दिखाने के बाद जैसे लिखा हुआ है क्या है कि आप इंटर के छात्र हैं, तो मोटा मोटी आपके बारे में आइडिया लग जाता है कि इंटर के छात्र तक कैसा होगा। तो इसी बाबू क्या है कि प्रस्तावना पढ़ने के बाद क्या होता है कि हमको संविधान के बारे में आइडिया लग जाता है कि हमारा संविधान एक्चुअली है क्या। तो ये परिचय पत्र हो गया। और इसी को परिचय पत्र को क्या बोलते हैं, भूमिका बोलते हैं, इंट्रो बोलते हैं। और इसको और क्या बोल सकते हैं, सार। सार मतलब समरी। जो मान लेते हैं बाबू क्या है कि पूरा जो आपका किताब हो गया ना, किताब का जो एक बोल सकते हैं कि थोड़ा सा में समेट देना, उसी को बोलते हैं समरी या सार बोलते हैं। तो इसको हम समरी और सार भी बोल सकते हैं। इसको पढ़ लेने के बाद क्या है कि पूरा भारतीय संविधान के बारे में पता हमको चल जाता है। इसलिए बोलते हैं भारतीय संविधान का समरी या सार बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, इसको आत्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मा। भारतीय संविधान का आत्मा बोलते हैं। मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तावना क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का परिचय पत्र, भारतीय संविधान का सार, या भारतीय संविधान की भूमिका, या भारतीय संविधान की आत्मा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर बाबू अनुच्छेद 32 को, क्या वो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना या प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद बाबू आपका 32 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं दोस्त। अब बात करते हैं कि पहले प्रस्तावना बना था कि हमारा संविधान बना था। तो देखिए दोस्त, पहले हमारा क्या हुआ, संविधान को बनाया गया। अब प्रस्तावना को क्या हुआ, बाद में ऐड किया गया। इसीलिए कई बार कंफ्यूजन रहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं है। मतलब समझिए क्या है, ये जो पहला जो पेज है ना, ये जो पहला पेज है, ये पूरा संविधान का भाग है कि नहीं है।
तो अलग अलग समय में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग व्याख्या किया है। देखिए, संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। तो उसने व्याख्या अलग अलग समय में अलग अलग किया। वर्तमान व्याख्या के अनुसार क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। आगे बताने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बाबू। तो यहां पर हमने क्या बोला कि सबसे पहले हमारा संविधान बना और संविधान बनने के बाद क्या हुआ कि आपको प्रस्तावना को बनाया गया। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रस्तावना कहां के संविधान में देखा गया। तो अमेरिका में जब संविधान बना था तो उसमें सर्वप्रथम प्रस्तावना को शामिल किया गया और हमने वहीं से क्या किया है? कॉपी किया है। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना हमने कहां से लिया है? तो प्रस्तावना हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। कहां से लिया बाबू? अमेरिका से लिया है। इसी को बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी को बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना को हमने कहां से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। लेकिन अब पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा हमने किससे लिया है? तो भाषा हमने अमेरिका से नहीं लिया, किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। मतलब देखिए बाबू क्या बोले कि जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना हमने लिया कहां से? अमेरिका से। लेकिन उसका लिखावट होगा, जो लिखा गया, जो भाषा है, जिस लैंग्वेज में लिखा गया, वो लैंग्वेज कहां से लिया? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समझ में आ गया? अब आगे आते हैं कि अगर देखा जाए तो प्रस्तावना का विकास हमारे यहाँ कैसे कैसे हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर बाबू क्या बोले? 1946। याद कीजिए, आपको संविधान सभा में मैंने बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया। क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब क्या है कि जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य होगा, किस तरह के हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए कैसा नियम कानून बनेगा, इसी को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और यह जो है पारित कब हुआ? तो यह पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। इसी का विस्तृत रूप बाद में क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना हमारा किसका विस्तृत रूप है? तो बोल सकते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वही बाद में क्या बनता है? प्रस्तावना बन जाता है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इसका जवाब है कि हाँ, संशोधन किया जा सकता है। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो इसका भी जवाब है कि हाँ, किया गया है। कितना बार किया गया है? एक बार, मात्र एक बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो ये कब किया गया बाबू? तो किया गया 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है और उसमें सरकार किसका था? इंदिरा गांधी का। क्या हो? इंदिरा गांधी। पार्टी कौन था? कांग्रेस था। समझिए बाबू क्या बोल रहे हैं। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो क्या संशोधन किया गया है? तो हाँ, अब तो टोटल एक बार संशोधन किया गया है। ये कब किया गया? 1976 में। कितना नंबर का संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन। उसमें किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस की। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया तो क्या इसमें कुछ जोड़ा गया? तो हाँ दोस्तों, इसमें 3 नया शब्द जोड़ा गया। कितना शब्द बाबू? 3 शब्द जोड़ा गया। कितना शब्द? 3 शब्द जोड़ा गया। एक जोड़ा गया समाजवादी जोड़ा गया या समाजवाद जोड़ा गया। एक बाबू जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और अगला बाबू अखंडता। क्या हो गया? अखंडता। मतलब ये बोल रहे बाबू कि देखिए, जो हम इस संविधान का जो प्रस्तावना है ना बाबू, ये जब संविधान का प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते हैं या स्वीकार करते हैं। तो इसमें देखिए बाबू क्या है, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बाबू, यहाँ पर समाजवादी शब्द और बाबू क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द हो गया और यहाँ पर अखंडता शब्द। इस शुरू में बाबू ये तीनों शब्द नहीं था। मतलब जो ये पढ़ के हम सुनाए बाबू ना, इस शुरू में क्या था? ना समाजवादी था, न धर्मनिरपेक्ष था और नहीं क्या था? यहाँ पर अखंडता था। ये तीनों शब्द को बाद में जोड़ा गया है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द को बाद में जोड़ा गया है? ऐसे क्वेश्चन दे सकते बाबू कि समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में कब शामिल किया? 1976 में। कितना संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन
शोषण करता। तो ये तीनों शब्द को याद रखिएगा, समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया, और धर्मनिरपेक्ष को क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। देखिए थोड़ा देर में सबको हम समझाने वाले हैं, तो फिलहाल समझिए यहाँ तक क्या क्या समझाएं हम। प्रस्तावना को क्या बोलते हैं बाबू, संविधान का परिचय पत्र या संविधान की भूमिका बोलते हैं, या संविधान की सार बोलते हैं, इसी को संविधान की आत्मा बोलते हैं। एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि एक एन पालकी वाला एक कानून विशेषज्ञ थे, मतलब बोल सकते हैं कि कानून के बहुत बड़ा जानकार थे। उन्होंने क्या बोला था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है, परिचय पत्र है। अगला क्या बाबू, प्रस्तावना हमारे यहाँ कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भाषा कहाँ से लिया गया प्रस्तावना का, ऑस्ट्रेलिया से। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। ये पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बनता है, संविधान का प्रस्तावना बनता है। अब फाइनली क्या होता है कि संविधान जब बन जाता है तब क्या होता है कि बाद में प्रस्तावना को ऐड किया जाता है। तो अब बात आता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो इसका जवाब है कि हाँ किया जा सकता है। क्या किया गया है, तो हाँ एक बार किया गया है। ये कब किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। कितना शब्द जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, और अखंडता जोड़ा गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और समझा देते हैं कि देखिए संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको बाबू, आपको न्यायालय को है, और किसको, सुप्रीम कोर्ट को है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास पहला बार जब केस गया ना, 3 गो केस गया बाबू, और तीनों केस में क्या है कि थोड़ा अलग अलग निर्णय आया। तो सबसे पहले समझिए क्या है कि एक गया केस बेरूवाड़ी, क्या गया, बेरूवाड़ी केस, बेरूवाड़ी केस गया, ये 1960 के आसपास गया है ना। इसमें बाबू न्यायालय क्या माना कि प्रस्तावना जो है इस संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। हालांकि इसमें चीज माना कि प्रस्तावना यह दिखाता है कि संविधान निर्माण करने वाला का सोच कैसा रहा होगा, या बोल सकते हैं कि जो संविधान निर्माण कर रहे थे उनका सोच, उनका आदर्श, उनका आइडिया कहां दिखाई देता है, प्रस्तावना में। कैसा देश वो चाहते थे, दीर्घकालीन सपना उनका कैसा था, लॉन्ग टर्म उनका भाई बोल सकते हैं कि सोच कैसा था, सपना कैसा था, तो प्रस्तावना में ही दिखाई देता है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया कि बेरूवाड़ी केस में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, मतलब यहां सुप्रीम कोर्ट सीधे बोल दिया कि भाग नहीं है। जब भाग नहीं है तो संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर एक और केस गया बाबू, केस का नाम था केशवानंद भारती केस। क्या वो, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस बनाम भारत सरकार या केरल सरकार। यह बात 1973 का। और यहां आया संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत। क्या आया, मूल संरचना, इसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। और यहां पर क्या माना गया कि संविधान का प्रस्तावना जो है इसका भाग है। क्या वो भाग है। अब देखिए ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है, केस केस को क्यों है, समझिए समझाते हैं क्या बाबू। देखिए आपने सुना होगा कि बिहार के एक बाबू क्या है, छात्र नेता थे जो जेएनयू में पढ़ते थे, उनका नाम था कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार के ऊपर क्या है कि देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। तो अब क्या है कि न्यायालय फैसला देगा कि भाई देशद्रोही हैं कि नहीं है, देशद्रोह के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अगर बाबू केस जो चला गया ना, अब कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है, इससे जो निर्णय है ना, यहां पर क्या बोला जाएगा बाबू, कन्हैया कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। तो इसी बाबू क्या है कि यहां पर बेरूवाड़ी केस हुआ था 1960 में, तो इसने क्या माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर बाबू क्या हुआ, केशवानंद भारती केस हुआ, इससे निकल के आया संविधान का मूल संरचना। देखिए संविधान का मूल संरचना क्या होता है वो आपको हम जब मूल संरचना का हमारा एक चैप्टर है उसमें बताएंगे। फिलहाल समझिए क्या है, जैसे हम यहाँ पर लड़का है बाबू, तो हमको समझिए क्या है कि बढ़िया बढ़िया चीज लगा दीजिए, हमको बढ़िया करने वाला चीज लगा, सेंट मार दीजिए, बाल कटवा दीजिए। लेकिन हमको नाक काट सकते हैं, नाक काट दीजिए तो हम खराब लगे लेंगे। बिल्डिंग है बाबू ना, बिल्डिंग में खिड़की लगा दीजिए, एसी लगा दीजिए, बढ़िया लगेगा, है ना। लेकिन बिल्डिंग का पिलर चेंज कर सकते हैं नहीं। तो पिलर वगैरह क्या होगा, बेसिक चीज होगी, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो यही पर आया हो क्या कि संविधान का बेसिक चीज क्या होगा, तो इसको बोलते हैं मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। और ये भी क्वेश्चन मेन देखिए, यही क्वेश्चन पूछता है, संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से आया, केशवानंद भारती केस से आया। यहां माना संविधान की प्रस्तावना क्या है, बाबू भाग है, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और उसके बाद क्या है कि एक LIC केस आया। क्या है, LIC केस आया, इसे पूछेगा नहीं, खरखाई में हम बता रहे हैं, 1995 में आया। इसमें क्या माना कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। जैसे हम बोलते हैं ना जी कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा, इसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसी यहां पर क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो यहां हमने क्या बोला, बेरूवाड़ी केस में क्या माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस में क्या माना गया कि संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए क्या हुआ बाबू कि 3 साल के बाद 73 में आया था और 3 साल के बाद संशोधन किया गया।
LIC केस में और इसको विस्तारित बोल दिया, बोला कि भागे नहीं है बल्कि इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है, मतलब कि प्रस्तावना को संविधान से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। समझ में आ गया बाबू? एक और टर्म को समझ लीजिए, जैसे हमने बोला क्या कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो क्या किसी भी तरह के संशोधन किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं बाबू, इसमें सिर्फ सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, जिससे हमारा देश क्या होगा, मजबूत बनेगा। जैसे समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए कोई दुल्हन है बाबू, तो दुल्हन को जब सजाया जा रहा है तो बढ़िया बढ़िया चीज बाबू इसमें लगाया जा सकता है, इसको और सुंदर तो क्या करे, निखार दे, लेकिन उनका बेल छिड़ाने के लिए बोलेगा तो बेल छिला नहीं जा सकता है। तो उसी पर यहाँ पर क्या बोले बाबू कि हमारा भारतीय संविधान है, तो इसके प्रस्तावना में अच्छा चीज को तो जोड़ सकते हैं, लेकिन खराब चीज को नहीं जोड़ सकते हैं। समझाने के लिए बता रहे हैं बाबू क्या है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, तो एक जगह पर मुस्लिम राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र नहीं जोड़ा जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक संशोधन हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र होने से होता क्या है कि इसे एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और बाकी धर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इस कारण से नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए क्या है कि प्रस्तावना से देखिए क्या क्या निकल करके आता है, इस सब टर्म का आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन निकलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना से समझिए क्या है, 4 तत्व के बारे में जानकारी मिलता है। कितना बाबू, 4 तत्व। पहला हमको प्रस्तावना से क्या पता चलता है, संविधान के शक्ति का सोर्स कौन है। कौन बाबू, शक्ति का सोर्स, शक्ति का सोर्स कौन है, शक्ति का स्रोत बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि सोर्स कौन है। तो यहां पर क्या बोलता है कि हम भारत के लोग, यहां ये नहीं बोलता कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, ऐसा तो नहीं बोलता है, हम महिला, हम पुरुष नहीं बोलता है। ये क्या बोलता है, हम भारत के लोग, मतलब कि भारत के लोग ही क्या किए हैं, संविधान को बनाए हैं, और वही संविधान को क्या किए, अंगीकार किए हैं, और वही क्या है बाबू, संविधान के शक्ति का सोर्स है। हमारे यहाँ सबसे सर्वोच्च कौन है बाबू, बोल सकते हैं कि संविधान है, लेकिन संविधान को शक्ति किससे मिलता है, भारत के जनता से मिलता है। तो पहला हमको क्या पता चला बाबू कि संविधान के शक्ति का सोर्स कौन है, तो बाबू भारतीय जनता है। कौन है, भारतीय जनता है। मतलब बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया है ना जी, तो न योगी जी न मोदी जी, यहाँ पर कौन होंगे बाबू, संविधान जी। और संविधान जी को शक्ति कहाँ से मिला है, भारतीय जनता से। इसीलिए बोलते हैं जनता जनार्दन। जनार्दन मतलब क्या होता है, भगवान। जनता ही क्या, भगवान है। जनता जे चाहेगी जे होगा। अगर जनता मोदी जी को चाह रही तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जनता अगर बाबू हमको चाह लेगा तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपको चाह लेगा आप बन जाइएगा। तो जनता के पास ही क्या है, सारा पावर है बाबू। पहला क्या पता चला कि शक्ति का सोर्स कौन है बाबू, तो जनता है। दूसरा क्या पता चला, प्रकृति। भारतीय संविधान का प्रकृति कैसा होगा, तो भारतीय संविधान का प्रकृति कैसा होगा बाबू कि हम प्रभुत्व संपन्न है। क्या है, प्रभुत्व संपन्न है। ये पांचों क्या, इससे हमको पता चलता है क्या, वो प्रकृति, संविधान का प्रकृति पता चलता है। प्रकृति क्या है कि हम प्रभुत्व संपन्न है, हम समाजवादी हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम लोकतांत्रिक हैं, साथ ही क्या है, हम आपका गणतंत्र भी है। इस सब का टर्म समझाने वाला है, फिलहाल आगे समझते हैं। तो दूसरा क्या पता चलता है वो कि हम क्या, हमारा संविधान का प्रकृति क्या है। और तीसरा पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, एक तो क्या है कि हम सबके अंदर न्याय पैदा करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय भी, आर्थिक न्याय भी, राजनीतिक न्याय भी। तो इसका अर्थ क्या क्या होता है थोड़ा देर में बताएंगे। फिलहाल समझिए क्या उद्देश्य क्या है कि सबके अंदर क्या है, न्याय प्रदान करना। फिर क्या हो कि सबके अंदर क्या है, स्वतंत्रता की भावना भरना। क्या हो, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता कितने तरह का है, तो देखिए बाबू 5 प्रकार के, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और अगला उद्देश्य क्या बाबू कि हम सबके अंदर क्या है कि समता लेकर के आना चाहते हैं। क्या वो समता, मतलब सबको बाबू क्या है कि प्रतिष्ठा मिले और सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो इससे उद्देश्य क्या है कि आपको न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना और समता प्रदान करना। साथ ही क्या वो इसका उद्देश्य ये भी है कि सबके अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्यक्ति की गरिमा। क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति की गरिमा। और यहाँ पर देखिए क्या हो, बंधुत्व। मतलब क्या हो कि सबके अंदर क्या है कि हम व्यक्ति होने की गरिमा पैदा करें, व्यक्ति की गरिमा। मतलब क्या है कि अगर आप व्यक्ति हैं तो आपके अंदर क्या है, कुछ बोल सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, गरिमा होगा, तो उस व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही क्या बाबू कि सबके अंदर क्या है, बंधुत्व बढ़ाने का प्रयास क्या किया जाएगा, बंधुत्व बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही क्या बाबू कि अपने देश को अखंडता का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे हमारा देश क्या हो जाए, टूट जाए। ये पहला क्या हो गया, शक्ति का सोर्स क्या हो गया, भारतीय जनता। फिर प्रकृति पता चला कि प्रकृति कैसा है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और क्या है बाबू, गणतांत्रिक हमारा देश है। फिर बाबू क्या बोले कि न्याय। तो हमारे यहाँ 3 तरह की न्याय की चर्चा। कितने तरह के बाबू, 3 तरह के न्याय की चर्चा है। देखिए यहाँ पर
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की चर्चा यहाँ पर है बाबू। फिर क्या बोले बाबू कि हमारे यहाँ क्या स्वतंत्रता कितने प्रकार है? 5 प्रकार का। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। फिर साथ ही क्या है कि हम सबके अंदर समता पर लाना चाहते हैं, व्यक्ति गरिमा प्रदान करना चाहते हैं, सबके आपस भाईचारा बढ़ाना का प्रयास करना चाहते हैं, और साथ ही क्या है कि देश की अखंडता का रक्षा करना चाहते हैं। ये हो गया बाबू। और चौथा चीज हमको क्या पता चलता है कि संविधान हमने कब स्वीकार किया? तो यहां पर कब बोलता है? 26 नवंबर 1949 को। यहां पर क्या बोलता है कि देखिए हम संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो यहां से 4 चीज हमको पता चला कि संविधान का शक्ति का सोर्स क्या है? तो भारतीय जनता। प्रकृति कैसा है? तो प्रकृति आपका ये हो गया। उद्देश्य क्या है बाबू? तो न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समता प्रदान करना, व्यक्ति होने का गरिमा प्रदान करना, सबके बीच बंधुत्व बढ़ाने का प्रयास करना, अखंडता की बात करता है। और लास्ट में पता चलता है संविधान को कब अंगीकार किया। ठीक है, चलिए अब यहां से कुछ क्वेश्चन निकलेगा। चलिए बाबू ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो समझ में आ गया कि हमारा शक्ति का सोर्स क्या है? भारतीय जनता। अब आते हैं बाबू प्रकृति के बारे में। हम अपने भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करते हैं तो पहला की प्रकृति क्या है कि हम क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। तो एक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है कि सारा शक्ति क्या है? हमारे अंदर ही है। मतलब हम किसी बाहरी शक्ति के अंदर में रह के काम नहीं कर रहे हैं। जैसे बताते हैं बाबू क्या, ये हमारा देश क्या हो गया? ये हमारा बाबू देश है। ये हमारा क्या है बाबू? आपका देश था, है ना? ये मान लीजिए हमारा देश है। तो बाबू 1947 के पहले तक क्या था कि हम ब्रिटेन के अधीनता को स्वीकार किए हुए थे। मतलब हमारे ऊपर कौन शक्ति था? ये ब्रिटेन था जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था। तो यहां पर हम प्रभुत्व संपन्न बाबू नहीं थे। बाद में 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, तब हम क्या बन गए? डोमिनियन बन गए। और पाकिस्तान तो 1956 तक डोमिनियन बना हुआ था। मतलब बोल सकते हैं कि हमारा देश से अंग्रेज तो चला गया, फिर भी उसी के देखरेख में क्या बन रहा है? हमारा संविधान बन रहा है। तो हम क्या थे? डोमिनियन थे। लेकिन जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो हम क्या बोला कि हम क्या रहेंगे? प्रभुत्व संपन्न रहेंगे। मतलब बाबू यहां पर क्या बोला कि हम क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। मतलब हमारे ऊपर कोई शक्ति अब नहीं है। हम अपने बाहरी निर्णय और आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आंतरिक निर्णय मतलब क्या है कि देश के अंदर किसी भी तरह के नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। और साथ ही क्या है कि बाहर किस देश के साथ हमारा कैसा संबंध रहेगा, कैसा संबंध नहीं रहेगा, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हम किसी देश के साथ चाहे तो हम शामिल हो सकते हैं ग्रुप बना करके अपने फायदा के लिए, या तो किसी ग्रुप से हम बाहर भी निकल सकते हैं। हम चाहे तो अपना जमीन किसी को दे सकते हैं और चाहे तो किसी से जमीन ले सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि अपना कुछ जमीन किधर बांग्लादेश को दे दिया है ना, भूमि समझौता के तहत, और कुछ उसका कुछ जमीन हमने ले लिया है। तो मतलब ऐसा करने के लिए हम क्या बाबू? स्वतंत्र हैं। साथ ही क्या है कि भारत जब आजाद हुआ तो 1949 में राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया। तो ये राष्ट्रमंडल क्या होता है? देखिए इंग्लैंड बाबू जकरा ऊपर शासन किया था ना, उस सब के मिला क्या बनाया? ग्रुप बनाया, इसका नाम है राष्ट्रमंडल। इसी को बोलते हैं कॉमनवेल्थ। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल। तो उसमें बाबू जो अंग्रेजी शासन काल में रहा था ना, सब शामिल हुआ। तो भारत भी शामिल हो गया। तब कई सारा आलोचक का नाम था कि हम तो उसके ग्रुप में शामिल हो गए। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर कौन है? ब्रिटेन ही है ना। तो बाबू यहां पर बोला गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि देखिए किसी ग्रुप में शामिल होने का मतलब ही नहीं है कि हम किसी के अधीन हो गए। हम तो शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भी शामिल है। तो क्या हम संयुक्त राष्ट्र हमारा आजादी छीन लेगा? इसका जवाब है नहीं। मतलब कि ग्रुपिंग में शामिल होने का मतलब ये है कि हम ग्रुप से फायदा बुझा रहा है तो हम शामिल होंगे। अगर हम लोग ग्रुप से फायदा नहीं है तो हम ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे जैसे आज के डेट में क्या है बाबू कि भारत क्वाड में शामिल है, SCO में शामिल है। एक तरफ रसिया चाइना ग्रुप में शामिल है बाबू, जैसे ब्रिक्स और SCO संघाई कोऑपरेशन में शामिल है। वही बाबू क्या बोलते हैं? क्वाड में शामिल है भारत, है ना। फिर G20 में शामिल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं अपने फायदा के लिए। तो मतलब कि हम क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। हमारे ऊपर बाबू क्या है? दूसरा कोई प्रभु नहीं, दूसरा कोई शक्ति नहीं है। हम लोग खुद क्या है? शक्तिशाली है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ में आ गया बाबू क्या होता है। अब आते हैं समाजवाद कि हमने क्या मॉडल को अपनाया? समाजवादी मॉडल को अपनाया। अब देखिए बाबू कोई भी सरकार होता है ना तो समान तौर पर क्या होता है कि 2 तरह के मॉडल पर काम करता है। समझाते हैं बाबू क्या है कि इस साइड में क्या हो गया? रूस। इस साइड में क्या हो गया? रूस। रूस को पहले हम बोलते थे सोवियत संघ। क्या बाबू? सोवियत संघ बोलते थे। और एक तरफ हो गया इधर अमेरिका। क्या हो गया? अमेरिका। अमेरिका हो गया और यूरोप हो गया। क्या हो गया? यूरोप हो गया। तो यहां पर सरकार का जो मॉडल है क्या है? पूंजीवादी मॉडल। क्या है? पूंजीवादी मॉडल। और यहां पर क्या है? समाजवादी मॉडल। क्या है? समाजवादी मॉडल, या बोल सकते हैं साम्यवाद मॉडल। क्या हो? साम्यवाद।
समझाते हैं क्या होता है। देखिए, समाजवाद क्या बोलता है ना कि देश के अंदर निजी संपत्ति नहीं रहेगा, सारा चीज के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। मतलब सब चीज कौन करेगा? सरकार करेगा। और यहां निजी संपत्ति नहीं रहेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी बाबू यहां पर नहीं रहेगा। ये बोलता है कौन बाबू? समाजवाद बोलता है या साम्यवादी मॉडल बोलता है। जबकि यहां पर पूंजीवादी क्या बोलता है कि सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यहां क्या होगा? निजी संपत्ति रहेगा। क्या रहेगा? निजी संपत्ति यहां पर रहेगा, है ना। यहां पर सरकार की भूमिका एकदम बहुत ही क्या रहेगा? कम रहेगा। जबकि यहां पर क्या सरकार ही क्या रहेगा? मेन रहेगा। क्योंकि देखिए, समाजवाद और पूंजीवाद क्या होता है? पूंजी, देखिए जहां भी वाद लगे उसका मतलब होता है विचारधारा। जब एक व्यक्ति का विचार निकल कर बहुत लोग फॉलो करना शुरू कर दे उसको बोलते हैं विचारधारा। जैसे बाबू गांधी जी के विचार बहुत लोग फॉलो करते हैं तो ये हो गया गांधीवाद। अगर बाबू नेहरू के विचार को बहुत लोग फॉलो करते हैं तो हो गया नेहरूवाद हो गया। अगर हम रवि हैं, हमारा विचार को बहुत लोग फॉलो करते हैं तो हो गया रविवाद हो गया। तो पूंजीवाद ऐसा मॉडल है जिसमें बोलता है कि सरकार को मामला में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, देश में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब क्या करेंगे? निजी लोग फैसला करेंगे, है ना। और सरकार की भूमिका यहां पर क्या होगा? नहीं के बराबर होगा। जबकि समाजवादी मॉडल क्या बोलता है कि निजी संपत्ति होना ही नहीं चाहिए, बल्कि सरकार ही मेन भूमिका निभाना चाहिए। इस मॉडल के पिता बोलते हैं, इस मॉडल के पिता कौन है? तो बाबू एडम स्मिथ हैं, है ना। उन्होंने पुस्तक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बाबू? इस मॉडल के पिता है बाबू एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ बाबू। इन्होंने पुस्तक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस मॉडल के पिता है बाबू कार्ल मार्क्स। कौन हो गए? कार्ल मार्क्स हो गए। इन्होंने पुस्तक लिखा था दास कैपिटल। क्या लिखा था? दास कैपिटल। ये जर्मनी के थे बाबू कार्ल मार्क्स, जबकि ये कहां के थे? और स्कॉटलैंड के थे। समझ में गया? तब बात आया भारत के सामने कि भारत क्या करे। तो भारत क्या बोला कि हम दोनों के बीच का रास्ता अपनाएंगे। दोनों क्या करेंगे? बीच के रास्ता को अपनाएंगे। क्योंकि देखिए, भारत क्या था? गरीब था। अब पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है ना कि यहाँ भाई आपके पास शक्ति है तो खरीदिए, नहीं शक्ति तो मत खरीदिए। अगर आपके पास पैसा है तो पढ़िए, नहीं पैसा है तो मत पढ़िए। आपके पास अगर पैसा है तो इलाज करवाइए, नहीं पैसा है तो मत इलाज करवाइए। लेकिन क्या इतना हमारे देश में गरीबी है? क्या सबके पास उतना संपत्ति था, पूंजी था? तो इसका जवाब है नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि सरकार को आगे आना जरूरी है। तो हमने क्या किया? हमारा झुकाव कहाँ चला गया? समाजवाद की ओर। क्योंकि उस समय देश में क्या था? गरीबी ज्यादा था। तो नेहरू जी ऐसे भी सोवियत संघ के मॉडल से क्या थे? ज्यादा प्रभावित थे। तो हम बोल सकते कि हम ज्यादा कहाँ झुक गए? समाजवाद की ओर। लेकिन हमने इस चीज का ध्यान रखा कि यहाँ निजी संपत्ति का उन्मूलन ना हो। क्योंकि निजी संपत्ति हटाने का मतलब क्या है कि देश के अंदर दंगा, देश के अंदर क्या हो जाए? गृह युद्ध। जेकर जमींदार है, जेकरा पास जमीन का छीनिएगा तो भाई लड़ाई करबे नहीं करेगा जी। तो यहां पर हमने क्या किया बाबू? मॉडल अपनाया, उसको बोलते हैं नेहरू समाजवाद। क्या वो? नेहरू समाजवाद। नेहरू समाजवाद का विशेषता क्या है कि मॉडल क्या होगा? दोनों का मिक्स होगा। मतलब इसको बोलते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं? मिश्रित। तो हमने कौन मॉडल अपनाया? मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ क्या होगा? सरकारी भी होगा और प्लस क्या होगा? प्राइवेट भी होगा। सरकारी भी होगा प्लस क्या होगा? निजी भी होगा, है ना। या बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? पब्लिक भी होगा और प्लस क्या होगा? आपको प्राइवेट भी होगा। ये समझिएगा। जैसे पहले क्या था? क्या हमारे टाटा भी था, रेल भी था, गेल भी था, सेल भी था। तो सेल, गेल ये सब क्या है? आपका बोल सकते हैं कि सरकारी है। जबकि टाटा की बात करते हैं, टाटा बिरला की बात करते हैं, सब क्या था? प्राइवेट था। तो आगे आगे बड़का भैया रहेंगे कौन? सरकारी रहेंगे। अब पीछे पीछे कौन रहेगा? वो प्राइवेट रहेगा। हालांकि अब हमारे यहाँ मॉडल अलग हो गया है। अब क्या है कि भाई प्राइवेट हमारे यहाँ आगे चलता है, अब पीछे पीछे कौन है? सरकार है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या था कि सरकारी ज्यादा था, मतलब सरकारी हस्तक्षेप क्या था? ज्यादा था, और निजी की भूमिका क्या था? कम था। लेकिन हमने क्या अपनाया? नेहरू समाजवाद को अपनाया। या बोल सकते हैं हमने बाबू मिश्रित मॉडल को अपनाया, या मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, नेहरू समाजवाद। नेहरू समाजवाद क्या बाबू कि गांधी जी का और कार्ल मार्क्स का दोनों के समाजवाद को अपना लिया। कार्ल मार्क्स हिंसा की बात करते हैं, हमने हिंसा की बात नहीं किया। महात्मा गांधी का हिंसा की बात माना। तो हमारा समाजवाद क्या है? कार्ल मार्क्स और बोल सकते हैं कि गांधी जी के समाजवाद का क्या है? बीचे बीचे रूप है। मतलब दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें झुकाव ज्यादा कहां है? गांधीवाद की ओर ज्यादा है। तो ये हो गया वो क्या? समाजवाद का मतलब इसी को बोलते हैं सोशलिस्ट। और बता रहे हैं कि यह जो शब्द था बाबू शुरू में संविधान में शामिल नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया था। तो एक बार फिर से आते हैं, क्या बताएं? समाजवाद का मतलब क्या होता है? ऐसा विचारधारा जो मानता है कि समाज की भलाई होना चाहिए, और समाज की भलाई कौन कर सकता है? सिर्फ सरकार कर सकता है। तो हमने क्या
हमने क्या बताया कि सरकार के जनरली दो मॉडल पर चलन में था। एक था पूंजीवादी, जहां पर क्या था, सरकार की भूमिका कम था, निजी की भूमिका ज्यादा था। जबकि एक मॉडल था क्या, वो रूस और सोवियत संघ में प्रचलित, जिसको बोलते हैं समाजवाद या साम्यवाद। इसमें सरकार की भूमिका मुख्य था और निजी संपत्ति नामक कोई चीज नहीं था। ये निजी संपत्ति बिल्कुल क्या था, यहाँ पर समाप्त था। लेकिन यहाँ हिंसा का सहारा लिया गया था। हमने क्या अपनाया कि दोनों के मॉडल को अपना लिया। नेहरू समाजवाद जिसको बोलते हैं, या बोल सकते हैं गांधीवाद और कार्ल मार्क्स, मतलब गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप, इसी को बोलते हैं मिश्रित समाजवाद, या इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब हमारे यहाँ सरकारी और निजी दोनों होगा, या पब्लिक और प्राइवेट दोनों होगा बाबू। अब अगला टर्म समझते हैं कि हम क्या बाबू, धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि धर्म और बाबू उसका सरकार, क्या बोले बाबू, एक तरफ क्या है धर्म है, एक तरफ क्या है सरकार है। तो दोनों क्या होगा, अलग अलग, धर्म अलग रहेगा, सरकार अलग रहेगा। ये जो अलगाव है इसी को बोलते हैं बाबू क्या, धर्मनिरपेक्ष या बोलते हैं पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि सरकार तीन तरह के यहां पर होता है धर्म के मामले में। एक को बोलते हैं बाबू क्या, नास्तिक देश बोलते हैं, या नास्तिक बोलते हैं, या कोई भी धर्म को नहीं मानता है ना सपोर्ट करता है। जैसे चीन की बात करते हैं, चीन में कोई धर्म को नहीं माना जाता है और नहीं सपोर्ट किया जाता है, बल्कि चीन में जो धर्म मानता है उसके ऊपर कई तरह का जुल्म भी किया जाता है। तो एक क्या हो गया आपका, नास्तिक राज्य हो गया, नास्तिक देश हो गया। एक होता है सैद्धांतिक, क्या वो सैद्धांतिक देश या राज्य, ये मान लेता है कि हमारा कौन सा धर्म होगा। जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान ने बोल दिया है कि हमारा धर्म क्या होगा, मुस्लिम। तो अगर कोई धर्म मुस्लिम है तो उसका मतलब वो है कि वहाँ मुस्लिमों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और बाकी धर्म को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उसी तरह से आप बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश भी क्या मान लिया कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो वहाँ पर मुस्लिमों को क्या होगा, ज़्यादा बोल सकते हैं, बढ़ावा देने की बात किया जाएगा। पहले नेपाल भी क्या था, हिंदू राष्ट्र था, तो नेपाल में हिंदुओं को बोल सकते हैं कि पहले ज़्यादा बोल सकते हैं कि आगे बढ़ने का मौका मिलता होगा। हालांकि नेपाल वर्तमान समय में क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। समझ में गया, चलिए। और एक क्या होता है धर्मनिरपेक्ष, क्या हो गया धर्मनिरपेक्ष। इसमें क्या होता है बाबू कि सरकार धार्मिक मामला से खुद को अलग करके रखती है, तटस्थ रखती है। क्या रखती है, तटस्थ रखती है। मतलब धार्मिक मामला और सरकार क्या होगा, अलग अलग रहेगी। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता में भी दो मॉडल है। एक को बोलते हैं सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, एक बोलते हैं नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। नकारात्मक समझाते हैं। हम यूरोप की बात करते हैं, कहाँ यूरोप की बात करते हैं, इससे हमारा क्या हो गया, वो भारत हो गया। तो इस साइड में क्या है, यूरोप है। तो यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में क्या है कि सरकार और धर्म बिल्कुल अलग है। सरकार को धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल क्या अलग है। इसी को बोलते हैं वो क्या, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सरकार बाबू कई बार धार्मिक मामला में हस्तक्षेप करता है, लेकिन किसी धर्म को दबाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म को बढ़ाने के लिए। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सरकार का बेसिकली अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो भी धर्म प्रचलित है सबको क्या है, समान नजर से देखेगा। तो हमारे यहाँ क्या है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के नज़र में सारा धर्म क्या है, समान है। चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, या नास्तिक रहे, आस्तिक रहे, सब क्या है बाबू, समान है और सबको बढ़ाने का समान रूप से प्रयास करेगी, है ना। जरूरत पड़ेगा तो सरकार धार्मिक मामला में हस्तक्षेप करती है। जैसे बाबू क्या है कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मुस्लिम को हज की यात्रा करने जाना चाहिए। ये भारत हो गया, यहाँ पर सऊदी अरब हो गया बाबू। तो यहाँ जाने में क्या गाड़ी भाड़ा लगेगा, गरीब आदमी तो अफोर्ड कर नहीं सकता है, तो सरकार उसको क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बाबू हमारे यहाँ धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस तरह से क्या है कि सिखों को यात्रा करना है, वो मान लीजिए पाकिस्तान वहाँ पर जाता है लोग यात्रा करने, है ना, तो वहाँ पर सब्सिडी दिया जाता है। उस तरह से क्या है कि हिंदू लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर सब्सिडी वगैरह दिया जाता है। तो हमारे यहाँ क्या बाबू कि सरकार धार्मिक मामला में बाबू हस्तक्षेप करती है, लेकिन क्या बढ़ाने के लिए सरकार की नजर में क्या है, सारा धर्म समान है और सबको समान रूप से बढ़ाने का प्रयास करती है। तो हमारे यहाँ ये है धर्मनिरपेक्षता का मतलब। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या कि सरकार धार्मिक मामला से बिल्कुल अलग किए हुए है, तो इसका जवाब होगा नहीं। हमारे यहाँ सारा धर्म क्या है, समान है सरकार की नजर में, आज सभी धर्मों को बढ़ाने का सरकार समान रूप से प्रयास करेगी। तो एक बार फिर से आते हैं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या बोले बाबू कि धर्म और सरकार क्या होगा, अलग होगा। फिर हमने क्या बोला, कुछ देश क्या होता है, नास्तिक होता है, जैसे बाबू कोई धर्म को नहीं मानता है। सैद्धांतिक देश जो मान लेता है कि हमारा धर्म कौन होगा। एक होता है धर्मनिरपेक्ष जो क्या करता है कि धार्मिक मामला से अलग रखता है। अब नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष और सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष। नकारात्मक क्या मानता है कि सरकार और धर्म बिल्कुल क्या अलग,
लेकिन सकारात्मक क्या बनता है कि सरकार और धर्म बिल्कुल अलग नहीं रहेगा, बल्कि सरकार धर्म को बढ़ाने का प्रयास करेगा और सबको समान रूप से बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसको बोलते हैं सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष। और यही धर्मनिरपेक्ष शब्द बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं पद निरपेक्ष। ये भी बाबू क्या था कि मूल रूप से बोल सकते हैं प्रस्तावना में नहीं था, इसको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया। तो देखिए, एक बोले बाबू समाजवादी को, एक बोले धर्मनिरपेक्ष को, एक बोले यहाँ पर देखिए अखंडता को। ये तीनों क्या किया गया है, 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब आते हैं बाबू अगला टर्म समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। और यहां से बाबू क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में। सुनिए, लोकतंत्र क्या हो, लोकतंत्र एक होता है राजतंत्र। क्या होता है, राजतंत्र। तंत्र मतलब सिस्टम या सरकार। तो मतलब क्या है, लोक मतलब क्या होता है, जनता। क्या होता है, जनता। और सिस्टम मतलब क्या होता है, तंत्र मतलब सरकार या सिस्टम। जब जनता क्या करे, सरकार को चलाए, है ना, या जनता प्रशासन करे, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। और जब क्या करे, तंत्र को, सिस्टम को कौन चलाए, सरकार को कौन चलाए, राजा चलाए, उसे बोलते हैं राजतंत्र बोलते हैं। समझ में गया। मतलब कि ऐसा सिस्टम जहां पर क्या हो, लोक का शासन हो, जनता का शासन हो, जनता ही सरकार को क्या करता है, चूज करता है, या सरकार बदलता है या सरकार बनाता है, उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। इसीलिए क्या है, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने क्या बोला था, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, तो अब्राहम लिंकन ने बाबू कहा था। समझ में गया। चलिए अब देखिए क्या है कि लोकतंत्र में जनता का सरकार होता है। अब देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक को बोलेंगे बाबू क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक को बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बाबू देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना बाबू क्या, कि जहां जनता क्या करे, डायरेक्ट हर एक चीज में शामिल हो, जनता नीति निर्माण में शामिल हो, जनता मतलब देश में कोई भी निर्णय हो बाबू ना, तो वहां क्या हो, जनता शामिल हो, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जबकि अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता शामिल नहीं होता है, बल्कि जनता जिसको चूज करके भेज देता है वो शामिल होता है। समझाते हैं वो क्या है कि जैसे ये हमारा दोस्त क्या है, भारत है। क्या आपका भारत है दोस्त, ये मान लेते क्या आपका भारत है। अब देखिए क्या है कि यहां बाबू जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, मतलब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। तो क्या भारत में हम आप गए थे बाबू हटाने इस चीज को? नहीं। कौन हटाया था? हम जिसको बाबू सांसद को चूज करके भेज दिए हैं वो हमारे बिहाफ पर निर्णय लेता है। मतलब देखिए अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि बाबू देखिए क्या होता है कि ये हो गया जनता, ये क्या हो गया आपका जनता हो गया, और जनता क्या करता है कि अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। क्या करता है? प्रतिनिधि चुनता है, जो इसके बिहाफ पर क्या होता है संसद में जाकर के या राज्य विधानमंडल में जाकर के निर्णय लेता है। जैसे आप बाबू क्या है कि आपके एरिया में एक विधायक होंगे, एक सांसद हो गए, जिसको जनता क्या किया है चुन के भेज दिया है, जाएगा और उनके बिहाफ पर क्या करेगा निर्णय बाबू लेगा। आप जो विधायक या सांसद हो गए वही बाबू जाएंगे विधानमंडल में और आपके बिहाफ पर निर्णय लेंगे। तो इसको बोलते हैं क्या कि हम अपना प्रतिनिधि को चुने हुए हैं ना, तो इसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र ही बोलते हैं। मतलब इसको हम क्या बोले, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि आप हर एक निर्णय में खुद शामिल नहीं हो रहे हो, आपका प्रतिनिधि शामिल हो रहा है ना, आप शामिल नहीं हो रहा है। तो बाबू क्या है कि जनता डायरेक्ट भाग नहीं ले रहा है, तो हम बोलते हैं कि जनता डायरेक्ट भाग नहीं ले रहा है, बल्कि लग रहा है कि जनता ले रहा है, मतलब लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का विशेषता क्या होता है कि यहाँ पर प्रतिनिधि को हम लोग जानते हैं, तो मतलब हम अपने देश में क्या देखते हैं, भारत में क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि जनता हर एक छोटा बड़ा डिसीजन में क्या करता है भाग लेती है। अगर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया बाबू, तो यहाँ पर क्या है कि जनता अगर वोटिंग देता है कि हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, है ना, तो उसको बोलते हैं बाबू क्या कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाता है। तो देखिए पहले समझिए कि हमारा भारत का आकार बहुत बड़ा है ना। अगर ऐसा बाबू क्या हो निर्णय होने लगे तो रोज क्या होगा, घमासाने मचेगा। इसे देखिए ना, संसद में क्या होता है कि इतने ही भी 500 के आसपास है, फिर भी देखिए क्या होता है कि रोज कुर्सी उठा उठी हो जाता है। तो समझिए कि अगर पूरा देश में अगर इस तरह से निर्णय लिया जाएगा तो रोज मारे काट होगा, रोज लड़ाई होगा। तो मतलब कि बाबू क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, ये बाबू सबसे पहला बात तो क्या है छोटा छोटा देश में सफल हो सकता है, और प्लस क्या है कि जनता वहां पढ़ा लिखा लोग हो, पढ़ा लिखा, ताकि वो समझ सके क्या अच्छा है क्या खराब है। हमारे यहाँ अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र रहेगा बाबू तो क्या होगा, जेकरा पास पैसा रहेगा वो हमेशा जीतेगा। देखते हैं ना बाबू क्या होता है कि हमारे यहाँ 1 किलो मुर्गा
है ना, आधारों पर क्या होता है, वोट मिल जाता है। तो बाबू जाहिर सी बात है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पढ़ा लिखा आदमी नहीं रहेगा तो बाबू समझ सकते हैं कि देश कैसा स्थिति में पहुंच सकता है। तो ये छोटा छोटा देश में सफल हो सकता है। और देखिए कहीं पर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र समान तौर पर उतना उपयोग में आता नहीं है। फिलहाल याद रखिए स्विट्जरलैंड देश है, क्या वो, स्विट्जरलैंड। आप स्विस बैंक का नाम सुने हैं बाबू ना, स्विस बैंक कहाँ, स्विट्जरलैंड में ही है। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है बाबू, जबकि हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अमेरिका में बात करते हैं, पाकिस्तान में बात करते हैं, जापान में बात करते हैं, मैक्सिमम जगह क्या वो आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही बाबू है। समझ में क्या, चलिए अब समझाते हैं क्या, पहले इसको समझा देते हैं, इसके बाद इसमें थोड़ा सा फिर आएंगे। लोकतंत्र दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसमें जनता क्या हो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जिसमें क्या हो कि जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता हर एक निर्णय में, बल्कि अपना प्रतिनिधि को चूज करके भेज देता है, वही भाग लेता है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। अब देखिए यहाँ दरोगा में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, कौन कौन बाबू बोल सकते हैं कि उपकरण होता है, किसके द्वारा क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो यहाँ देखिए चार चीज को आपको समझना है, कितना चीज को बाबू, चार चीज को समझना है। एक रेफरेंडम, क्या वो, रेफरेंडम। एक बाबू प्लेबीसाइड, या कहीं कहीं प्लेबीसाइड भी देता है, प्लेबीसाइड बाबू। एक हो गया इनिशिएटिव, एक हो गया रिकॉल, क्या हो गया, रिकॉल। अब देखिए दोस्त क्या होता है ना, इसका हिंदी बड़ा खतरनाक होता है। तो हिंदी बेसिकली क्या है कि याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि अंग्रेजी याद कर लीजिए, आपको समझने से मतलब होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी के फेरे मत रहिए, इसका अर्थ समझ लीजिए। देखिए रिफरेंडम और प्लेबीसाइड दोनों एक जैसा था, इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। क्या होता है, जनमत संग्रह, क्या वो, जनमत संग्रह। समझाते हैं, जैसे हमारे यहाँ अग्निवीर योजना आया है ना, तो क्या अग्निवीर योजना आएगा कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। इसके लिए क्या, अगर जनता बाबू क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जनता क्या करता है, वोटिंग करता है बाबू ना, और जनता के वोटिंग के आधार पर निर्णय होता तो उसको बोलते हैं रिफरेंडम। क्या बोलते हैं, रिफरेंडम। तो नहीं लग रहा कि जनता पार्टिसिपेट कर रहा है डायरेक्ट, तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। मतलब क्या बाबू कि जैसे बिहार में शराबबंदी है, तो शराबबंदी तो हम लोग नहीं किए हैं बिहार के आदमी, वो कौन किए, नीतीश कुमार किए हैं, और उनके बाबू बोल सकते हैं कि जो विधानमंडल था मिल के किया है, मतलब कि जनता तो नहीं किया। तो रिफरेंडम में बेसिकली क्या होता है ना कि जनता क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। कोई भी नियम कानून बनाना है तो क्या करती है, जनता पार्टिसिपेट करती है बाबू, और जनता उसमें वोटिंग करती है, और जो वोटिंग आता है उसको सरकार क्या करती है, मान लेती है। देखिए दोनों में क्या होता है बाबू, जनता पार्टिसिपेट करती है, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि जो निर्णय होगा ना, ये क्या होगा, बाइंडिंग होगा। मतलब यह सरकार क्या करेगी, मान ही लेगी, जबकि इसमें सरकार नहीं मानेगी, मान भी सकती नहीं, ये बाइंडिंग बाबू नहीं होता, ये बाइंडिंग बाबू नहीं होता। समझाते हैं बाबू क्या होता है। देखिए रिफरेंडम और प्लेबीसाइड जो होता है दोनों एक ही जैसा होता है। रिफरेंडम में समझाते हैं बाबू क्या है, आपने एक शब्द सुना होगा ब्रेक्जिट, और नहीं सुना तो समझाते हैं बाबू क्या है ब्रेक्जिट। देखिए एक बाबू क्या है, यूरोप में एक यूनियन बनाया गया है जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। इस यूनियन से क्या हुआ कि ब्रिटेन जो हमारे देश पर शासन कर रहा था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। बाहर निकलने को एग्जिट बोलते हैं। आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो लिखा रहता है एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या है, बाहर निकलना। तो वहां बेसिकली क्या है बाबू, जनता से पूछा गया कि हमको इसमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो वहां बाबू ब्रिटेन में रिफरेंडम करवाया गया, और रिफरेंडम में क्या हुआ, जनता बोला कि हमको अलग निकल जाना चाहिए, तो ब्रिटेन इससे क्या हो गया, अलग निकल गया। इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट में क्या किया गया, रिफरेंडम, और जो रिफरेंडम जो आया बाबू मैक्सिमम जनता बोला, मान ली कि 100 को वोटिंग पड़ा, और 100 में से क्या बाबू कि 60 को बोल दिया कि निकलना चाहिए, 40 को बोला कि नहीं निकलना चाहिए, तो ज्यादा किसका हो गया, निकलने वाला का ना, तो उसमें निकलना पड़ेगा। सरकार इसको क्या करेगी, मान लेगी, बाइंडिंग हो गया। प्लेबीसाइड में क्या होता है कि जनता के विचार जाना जाता है, लेकिन बाबू सरकार के लिए बाइंडिंग नहीं है। समझाने के लिए बताते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गया बाबू, तो जम्मू कश्मीर क्या है, पाकिस्तान बोलता है कि हमारा है, भारत बोलता है कि हमारा है, हालांकि है तो हमारा ही, हम लोग भारत के हैं तो, है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग बोलता है कि हमारे यहाँ प्लेबीसाइड करवाया यूनाइटेड नेशन के देखरेख में कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि वहाँ प्लेबीसाइड होता है, और वहाँ पर निर्णय क्या लिया जाता है कि हम लोग क्या मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। तो क्या भारत सरकार मान लेगी, नहीं, भारत सरकार मान भी सकती है, भारत सरकार नहीं मान सकती है। तो इसको बोलते हैं प्लेबीसाइड। प्लेबीसाइड क्या होता है, भी एक तरह का जनमत संग्रह होता है। यह बेसिकली जनता के विचार जाना जाता है। अब जनता के विचार को मानना न मानना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया रिफरेंडम, बाइंडिंग हो गया। ये बाबू बाइंडिंग नहीं होता। अब आता है इनिशिएटिव क्या होता है। देखिए हमारे देश में जब कोई कानून बनता है वर्तमान समय में, तो हम लोग क्या देखते हैं बाबू कि कहां से, संसद से शुरू होता है। जैसे मान लेते हैं अग्निवीर योजना आया बाबू, किसान के लिए बिल आया, एनआरसी आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम वगैरह आया, तो ये कहां से आ रहा है, आपका संसद से शुरू हो रहा है ना बाबू।
उस तरह से बिहार में शराबबंदी हुआ तो कहाँ शुरू हुआ? वो विधानमंडल शुरू हुआ ना। लेकिन अब क्या बाबू कि अगर जनता इनिशिएट करे, इनिशिएट मतलब क्या? पहल करना। पहल कौन कर रहा है? तो पहल बाबू क्या होता है कि बाबू हमारे यहाँ कौन करता है? हमारे यहाँ संसद करता है, विधानमंडल करता है। लेकिन जबकि जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है वहां पर पहल कौन करता है? तो वहां पर पहल करता है जनता। कौन करता है? जनता। बिहार में शराबबंदी होना चाहिए तो बाबू क्या हम आप क्या कीजिएगा? पहल कीजिएगा यहां से, है ना। यहां से आई कहां जाएगा? संसद में जाएगा। ये कहां जाएगा? संसद में जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इनिशिएटिव कि जनता खुद से क्या कर सकता है? पहल कर सकता है नया कानून बनाने के लिए। तो ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का विशेषता। अगला हो गया रिकॉल। जैसे हम लोग बाबू क्या है, सांसद को या विधायक को 5 साल के लिए क्या करते हैं? चूज कर करके भेज देते हैं। अब 5 साल में क्या पता चला कि 2 साल के बाद पता चला कि वो विधायक या सांसद क्या है कि इस क्षेत्र में अपना कोई काम ही नहीं कर रहा, तो उसको हटाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं? हटाने का उपाय नहीं है। लेकिन जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है बाबू ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ना, वहां पर क्या है कि 5 साल के पहले भी दोबारा वहां क्या करेगा? जनता वोटिंग कर लेगा। अगर जनता के वोटिंग में आ गया कि नहीं उसको सांसद खत्म हो जाना चाहिए सदस्यता, तो खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पर बोल सकते हैं कि जैसे चूज करके भेजे हैं बाबू ने, चुन करके ना, और उसी आपको क्या कर सकते हैं? बुला भी सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिकॉल बोलते हैं। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का विशेषता क्या हो गया कि वहां रिफरेंडम होता है, प्लेबिसाइड होता है, इनिशिएटिव होता है और रिकॉल होता है। समझ में गया? चलिए अब आते हैं बाबू क्या? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लोग अपना प्रतिनिधि क्या करते हैं? चुन के भेज देते हैं बाबू, और वो हमारे बिहार पर निर्णय लेते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब आगे समझना क्या है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में 2 तरह का आपको चीज क्या दिखाई देगा। एक तो दिखाई देगा संसदीय लोकतंत्र। क्या वो? संसदीय लोकतंत्र। और एक क्या होता है? अध्यक्षीय। क्या वो? अध्यक्षीय। देखिए संसदीय में क्या होता है ना, देखिए बताएं कैसे बाबू क्या कि लोकतंत्र या सरकार का 3 अंग होता है। एक होता है बाबू विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका तो न्यायपालिका चाहे संसदीय रहे चाहे अध्यक्षीय रहे, दोनों में क्या होता है? बिल्कुल बाबू क्या होता है? अलग होकर काम करता है। अब रह गया कार्यपालिका विधायिका में। तो जहां संसदीय लोकतंत्र होता है वहां विधायिका कार्यपालिका क्या होता है? आपस में सहयोग करता है। और कार्यपालिका जो भी होता है वो क्या होता है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। समझ में गए ना। जबकि अध्यक्षीय की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका जो होता है बिल्कुल क्या होता है? दोनों अलग रहता है। बिल्कुल क्या रहता है? वो अलग रहता है। जैसे अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, जबकि भारत में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है बाबू। समझ में आ गया? चलिए तो ये आपको लोकतंत्र समझ में आ गया बाबू। अब आते हैं क्या? गणराज। क्या समझाते हैं? गणराज क्या होता है? गणराज क्या होता है? अब गणराज समझाएंगे तो आपको राजतंत्र भी समझाएंगे, फिर दोबारा लोकतंत्र समझाएंगे। तो इसको समझते हैं बाबू क्या होता है। देखिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है? अगर देश का प्रमुख, क्या वो? देश का या राज्य का प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति हो। क्या हो? चुना हुआ व्यक्ति हो, चुना हुआ हो, तो उसे बोलते हैं गणतंत्र। भारत क्या हुआ बाबू कि 26 जनवरी 1950 को जब बाबू क्या हुआ कि संविधान लागू हुआ तो बोला गया कि हम क्या बने? गणतंत्र बनेंगे, गणराज्य बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा देश का जो हेड होगा, तो हमारे देश का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या होगा? चुनाव होगा। हर 5 साल के बाद क्या होता है? चुनाव होता है। तो ऐसी को तो इसको क्या बोलते हैं? गणतंत्र। मतलब हम क्या बन गए? गणतंत्र बन गए। तो पहले तो क्या बोले कि हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है। क्या वो? लोकतंत्र भी है। क्या है? लोकतंत्र। तो मतलब हम क्या बन गए? लोकतंत्र प्लस गणतंत्र। इसलिए भारत को बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मतलब जनता क्या करेगा? वो वोट में वोट देगा, जनता पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन साथ ही क्या हो कि देश का जो हेड होता है वो चुना हुआ व्यक्ति होता है। ये अलग बात है कि जनता उसको डायरेक्ट नहीं चुनती है। वो होता है क्या हो कि आप जिस विधायक बाबू सांसद को चूज करके भेजते हो वही क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन तो चुना हुआ व्यक्ति है ना, खानदानी तो नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि अभी बाबू क्या है कि द्रौपदी मुर्मू है तो उनका बाद उनका खानदानी कोई बनेगा, ऐसा तो नहीं है। चुना हुआ व्यक्ति है। तो इसको बोलते हैं वो गणतंत्र। क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं। और जबकि बाबू यहां पर बाबू क्या होता है? राजतंत्र की बात करते हैं। तो यहां क्या होता है कि देश का जो प्रमुख होता है बाबू ना, वो खानदानी होता है। क्या होता है? खानदानी चलता है। क्या वो? खानदानी चलता है। तो इसको बोलते हैं राजतंत्र। जैसे हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में देखिए लोकतंत्र भी है। क्या वो? लोकतंत्र भी है। अब प्लस वहां पर राजतंत्र है। मतलब समझिए लोकतंत्र मतलब क्या है कि वहां पर इसके लिए जनता जो है बाबू ना वो क्या करती है
कि वहाँ शासन प्रशासन पार्टिसिपेट करती है, वहाँ भी क्या होता है, विधायक सांसद का चुनाव होता है, वहाँ पर ही प्रधानमंत्री बनता है। तो असली पावर प्रधानमंत्री के पास ही होता है। और बाबू क्या होता है, झूठो मूठो का पावर किसके पास होता है बाबू, राजा के पास होता है। जैसे समझाते हैं कि आपके घर में असली पावर किसके पास होता है, तो आपके पापा के पास होता है, लेकिन बाबू नाम मात्र के पावर किसके पास होता है, आपका दादा के पास होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे देश में राष्ट्रपति की बात करते हैं बाबू, और यहाँ पर राजा की बात करते हैं, दोनों का सेम स्थिति है। मतलब भारत के राष्ट्रपति, अब ब्रिटेन के बाबू कहोगे राजा या रानी या महारानी जो भी होगा, दोनों का पावर सेम है। मतलब देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, जबकि हमारे यहाँ कौन होता है, प्रधानमंत्री पावरफुल होता है ना, राष्ट्रपति पावरफुल नहीं होता है। तो अगर तुलना करने के लिए आ जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत के राष्ट्रपति का तुलना किससे करना ज्यादा बेहतर होगा, तो भारत के राष्ट्रपति किसके समकक्ष होता है, ब्रिटेन के बाबू महारानी या ब्रिटेन के राजा या ब्रिटेन के रानी क्या होता है, समकक्ष होता है। तो समझाते क्या है, ब्रिटेन में लोकतंत्र भी है, मतलब वहां भी प्रधानमंत्री वगैरह चुना जाता है, जबकि वहां पर बाबू क्या होता है, देश का जो प्रमुख होता है वो होता है खानदानी चलता है। देखिए देश का दो प्रमुख है, एक बाबू क्या है, एक है बाबू संविधान द्वारा, तो संविधान द्वारा हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, जबकि बाबू बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रमुख कौन है, असली कर्ता धर्ता कौन है, तो असली कर्ता धर्ता कौन है, वो प्रधानमंत्री है। और ब्रिटेन में सेम चीज है कि वास्तविक कौन शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास, लेकिन नाम मात्र के बाबू किसके पास, वहां राजा के पास, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास, है ना। तो मतलब हमारा देश हो गया लोकतंत्र प्लस गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन क्या हो गया, लोकतंत्र प्लस क्या हो गया, राजतंत्र हो गया। मतलब हम लोग लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य हो गए, जबकि ब्रिटेन क्या हो गया, लोकतांत्रिक राजतांत्रिक राज्य हो गया। समझ में आ गया वो, चलिए तो ये हो गया। तो इससे इतना याद रखिए वो क्या है कि हम लोग गणतंत्र है। तो क्वेश्चन पूछे भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है, तो भारत गणतंत्र इसका अर्थ ही होता है कि भारत का जो हेड होगा, है ना, वो क्या होगा, चुना हुआ व्यक्ति होगा। जैसे हमारे यहाँ हेड क्या होता है, राष्ट्रपति चुना हुआ व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना ज्यादा बेहतर होगा, तो ब्रिटेन के बाबू किससे, ब्रिटेन की महारानी से या ब्रिटेन के रानी से, न कि बाबू अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, उससे तुलना नहीं किया जा सकता है। आगे आते हैं, अब क्या बोले बाबू, ये तो समझ में आ गया कि भारत के संविधान का प्रकृति क्या है। अब आते हैं बाबू क्या कि भारतीय बाबू संविधान के प्रस्तावना में बहुत न्याय की बात किया गया है। तो पूछे कितने तरह के न्याय की बात किया गया है, 3 तरह के न्याय। न्याय मतलब जस्टिस, मतलब सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो क्या क्या वो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ धार्मिक न्याय की बात नहीं किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया। न्याय मतलब क्या है ना कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय समझाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए, हम चाहे कोई भी जाति कोई भी धर्म के हों, है ना, सबको समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर हम बाबू क्या है कि कोई दलित परिवार से पैदा हुए हैं तो हमारे साथ कोई छुआछूत नहीं करेगा। ये नहीं बोले करे हर जन्मा तू कहाँ चली थे, समाज में होता है ना जी। देखते हैं क्या होता है कि समाज के जो उच्च कास्ट के जो होते हैं वो जब उनका बाल बच्चा निकलता है तो लोग बोलता है का फलना बाबू ठीक है, और जबकि जो बाबू नीच कास्ट को होता है उसको बोलते हैं कि अरे हर जन्मा देखे थे बाप के यहाँ प्याज छिले थे या ये बेटा चले थे फुटाने के लिए। तो ये क्या करें, बोल सकते हैं सामाजिक उनको न्याय नहीं मिल रहा है, समाज में समान से ट्रीटमेंट बाबू नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सामाजिक न्याय की बात किया गया। इसीलिए क्या किया गया हमारे यहाँ छुआछूत अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया है, छुआछूत को अंत कर दिया गया है, ताकि इससे समाज में क्या है वो समानता है, समाज में क्या है समानता है। और आर्थिक न्याय मतलब क्या है कि सबको बढ़ने का, पैसा कौड़ी कमाने का समान अवसर मिलना चाहिए, है ना। इसीलिए क्या है सरकार नौकरी वगैरह में क्या करती है, कुछ लोग को आरक्षण दे देती है। जो ऊपर बढ़ गए हैं उनको तो कुछ सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो गरीब हैं जिनको ज़्यादा जागरूकता नहीं है उनको जब तक सरकार मदद नहीं करेगी तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए क्या है वो यहाँ आर्थिक न्याय देने की बात किया गया है। राजनीतिक न्याय मतलब क्या है कि अगर हम चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, आप भी चुनाव में खड़ा होइए, आप वोट देने जाइए हम भी वोट देने जाएंगे, है ना। मतलब सबके वोट का कीमत एक हो गया। अमीर रहो चाहे गरीब रहो, अंबानी रहो चाहे अडानी रहो, चाहे मोदी रहो चाहे रिक्शा वाला रहो, चाहे मूसर रहो चाहे भूमिया रहो, चाहे यादव रहो चाहे कुर्मी रहो, कोई रहो, सबका वोट का कीमत कितना हो गया, एक हो गया। तो इसको बोलते हैं कि सबको राजनीतिक न्याय मिल रहा है। हम भी चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, हम भी वोट दे सकते हैं, हम भी चुनाव में जीत सकते हैं, हम भी कोई दफ्तर में जा सकते हैं, आप भी दफ्तर में जा सकते हैं। इसको बोलते हैं राजनीतिक न्याय। इसके लिए हमारे यहाँ बाकायदा क्या किया गया है कि 18 साल से जिसका भी ज़्यादा उम्र होगा वो सब वोट दे सकता है। हालांकि पहले हमारे यहाँ 21 वर्ष था जब संविधान बना था तब, लेकिन बाद में 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, और यहाँ क्या बोला गया कि जिसका एज 18 साल हो गया वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। इसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो मतलब हम भी प्रयोग कर सकते हैं, आप भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे नहीं लग रहा है कि राजनीतिक न्याय हमको मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, तो इससे मिल रहा है। अगला क्या है कि अनुच्छेद 325 अनुच्छेद 326
अनुच्छेद 325 क्या बोलता है? हमारे यहाँ 18 साल से जिसका भी उम्र ज्यादा हो जाएगा, चाहे वह किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी लिंग का हो, है ना, उसको वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होगा। मतलब कि यहाँ बोल सकते हैं कि जाति, धर्म, क्षेत्र सबसे बाबू परे क्या है कि आपका भी वहां पर वोटर लिस्ट में नाम हो सकता है। तो इससे भी क्या होता है? राजनीतिक न्याय बाबू मिलता है। और यहाँ 326 क्या बोलता है कि हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव होगा और जो विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव होगा, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और सबके वोट का कीमत कितना होगा? 1 होगा, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है कि हमारे यहाँ विधानसभा, लोकसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 326 में। अगला क्वेश्चन आएगा, किसी व्यक्ति को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने से रोका नहीं जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? 325 में। हमारे यहाँ वोट देने की उम्र कितना है? पहले 21 वर्ष, वर्तमान में कितना है? 18 है। ये 18 को अब किया गया है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया है। तो ये समझ में आ गया हो कि राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है। अब एक धार्मिक न्याय, तो हमारे यहाँ क्या है समझिएगा, धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म बढ़ रहा है तो मुस्लिम बोला है कि मुस्लिमों बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म आने बढ़ रहा है, उसको पॉपुलरिटी मिला है, तो बौद्ध बोला है कि हमरो बढ़ना चाहिए, है ना। यहाँ धार्मिक न्याय की नहीं बात किया, धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। लेकिन मतलब कि आप भी क्या बाबू अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, है धार्मिक रूप से स्वतंत्र किया गया है। मतलब आपको ये विवश नहीं किया जा सकता है कि आपको यही धर्म को मानो। आप कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका धर्म आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये बेसिकली लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर लोग आपके धर्म को स्वीकार करेंगे तो आपका बढ़ेगा, है ना। ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे भारत में हिंदू की संख्या बोल सकते हैं कि 80% है तो मुस्लिमों की संख्या 80% होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मतलब हमारे यहाँ क्या है, न्याय कितने तरह के हैं? 3 तरह के। 3 तरह के न्याय है बाबू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है ना। और यह कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? रूस या सोवियत संघ के संविधान से। मतलब पूछेगा कि हमारे यहाँ 3 तरह के न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यह कहां से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से बाबू लिया गया है, यह रूस के संविधान से लिया गया है। अब हमारे यहाँ स्वतंत्रता की बात करता है, तो हमारे यहाँ 5 तरह की स्वतंत्रता की बात किया गया है। एक स्वतंत्रता क्या हो? विचार की स्वतंत्रता। क्या है? विचार। मतलब अपने विचार को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं किसी तरीके से, चाहे गा करके विचार व्यक्त कर सकते हैं, हंस करके, खेल करके, कूद करके, है ना, पेंटिंग करके, जैसे ही विचार व्यक्त करना अपने आप को विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को जैसे व्यक्त करना कर सकते हैं, है ना। अपने धर्म को, कोई भी धर्म को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो मानना है जो मानिए, नहीं मानना वही मत मानिए। हमारे यहाँ तो बहुत लोग कोई धर्म ही नहीं मानता है, नहीं मान सकते हैं। किसी भी तरह के विश्वास कर सकते हैं, आपको विश्वास करने के लिए स्वतंत्रता है। और उपासना भी कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमारे न्याय 3 तरह की बात है बाबू। और बाबू स्वतंत्रता कितने तरह के? 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। मतलब यहाँ आप ये समझना है कि हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात तो किया गया है, लेकिन बाबू क्या है, धार्मिक न्याय की बात नहीं किया गया। आगे हमारे यहाँ क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात किया गया। मतलब क्या है कि सबको क्या है, समान रूप से बाबू ट्रीटमेंट मिलेगा, है ना। मतलब कि देखिए हमको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और साथ ही क्या आगे बढ़ने का भी अवसर मिलना चाहिए। समझाते हैं क्या? एक बाबू क्या ना कि स्टेडियम है, स्टेडियम में मैच हो रहा है, स्टेडियम क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, और स्टेडियम का बाबू क्या है समझिए इस तरह से है ना। एक बच्चा इतना लंबा है तो पूरा देख सकता है, लेकिन एक इतना छोटा है। अब दोनों को हम रोक नहीं रहे हैं, बोले कि जाके तू देख सकता है, यहू देख सकता है, लेकिन बोले क्या कभी देख पाएगा बाबू? नहीं। तो इसके नीचे हम क्या लगा देंगे? टेबल लगा देंगे। क्या वो टेबल लगा देंगे, आई टेबल पर चढ़ के देखेगा, दोनों सेम जगह पर देखेगा, है ना। तो मतलब देख रहे हैं, इसको भी अवसर दे रहे हैं। तो अवसर सरकार देती है अलग अलग तरीका से। आरक्षण का मकसद तो यही ना बाबू कि आप बढ़िया स्कूल से पढ़ लें तो इतना नंबर लेकर चल आइएगा, वो गरीब स्कूल से पढ़ ले या गेल गुजरल स्कूल से पढ़ ले, मिडिल स्कूल से पढ़ ले, सरकारी स्कूल से पढ़ ले, तो वहाँ पर क्या है, बोल सकते हैं कि गरीब घर के हैं, तो उसको सरकार क्या बोलते हैं कि आप इतना भी नंबर लेकर आइएगा ना, तो इतना हम क्या करेंगे, दे देंगे। तो यही तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, अवसर की समानता है। मतलब आपको भी अवसर आगे बढ़ने का प्रदान किया जाएगा। वो समझ में आ गया? चलिए, तो हमारे यहाँ समता कितने तरह के, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। अब क्या है कि हमारे यहाँ के व्यक्ति की गरिमा की बात किया गया है। मतलब अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति का गरिमा होता है ना। अच्छा से रहिए, रिस्पेक्टफुल जीवन जीना है। महिला है तो महिला का रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चा है तो बच्चा का रिस्पेक्ट कीजिए। ये नहीं कि बच्चा है तो का गाली देते रहिए, कोई गरीब है तो उसको गाली देते रहिए। तो इसकी बात नहीं किया गया। हमारे बोलता है कि व्यक्ति की गरिमा को ध्यान रखना है, खास करके क्या है, महिलाओं की गरिमा, है ना। मतलब हमारा संविधान ही क्या बोलता है कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे क्या हो कि महिलाओं के गरिमा को नुकसान पहुंचे, है ना। मतलब कि अब महिला का कोई कपड़ा फाड़ दिए, है ना, महिला का जीन्स फाड़ दे रहे हैं, महिला के भाई क्या बोलते हैं, एगो सुने थे ना, महाभारत हो गया, द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, तब क्या करें कि लड़की जा रही उसको छेड़ दिए। तो ये सब काम नहीं कर सकते। हालांकि वो अलग बात है कि हमारे क्या होता है, महिला खुद से ही क्या करती है
कि अपने से फालतू का कपड़ा पहने घूमते रहती है। अभी क्या हो कि दिल्ली मेट्रो रेल में क्या था, एक लड़की क्या था, बिकनी पहने घूम रही थी कि तुम कौन होते हो हमारा कपड़ा पर कमेंट करने वाला, हमारा मन है हम कुछ भी करें, है ना। तो आपका मन सिर्फ क्या होता है कि प्राइवेट जगह पर है, अपना रूम में लंगटे रहिए ना जी, है ना, लंगटे रहिए, बिना कपड़ा का रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पब्लिक प्लेस पर लंगटे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस हमारा भी ना है। अगर आपको अधिकार मिला हुआ है कुछ भी करने का, तो हमको भी तो अधिकार कुछ मिला हुआ है। हम जाके से खुद क्या मिलेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में ना। तो मतलब क्या बाबू बोल रहे हैं कि हमारे क्या है, पब्लिक पैलेस पर आप सब चीज नहीं कर सकते हैं, घरे कुछ कीजिए, घरे लंगटे रहिए ना जी, कौन मना कर रहा है। अगला क्या है कि राष्ट्र की एकता, क्या हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता का ध्यान रखना। अब देखिए राष्ट्र की एकता अखंडता कैसे प्रदान होगा, देखिए पहले बात करते हैं बाबू क्या है, पहले समझिए बंधुत्व। अगर हमारा बंधुत्व मतलब क्या होता ना, भाईचारा, मिलजुल कर रहना। तो भाईचारा बंधुत्व कब आएगा, जब हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आप हमको रिस्पेक्ट कीजिएगा, तब ना बाबू भाईचारा आएगा, बंधुत्व आएगा। और इसके लिए क्या जरूरी है कि अगर हमको कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है तो आपको भी मिलना चाहिए। अगर मान लेते हैं बाबू क्या है कि हमारा बेटा रोज मलाई कोफ्ता खाता है और आपका बेटा खाली ऐसे करता है, जिप चटपटा कर रह जाता है, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, तो फिर क्या कीजिएगा, चोरी कीजिएगा। और चोरी कीजिएगा तो क्या होगा, हम अन्य दोनों के बीच लड़ाई होगा, तो ये बंधुत्व रहेगा, जैसे कि बंधुत्व खत्म हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ बाबू क्या है, बंधुत्व और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जरूरी है कि यहाँ पर क्या सबको क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिलेगा, तब तो भाईचारा रहेगा। अब हमको क्या बोले करे हर जन्मा, है ना, आप बोल रहे हैं कि दम हम तो बड़का है, दम इसी से करके चल रहे हैं, तो इससे बाबू दोनों के बीच क्या टेंशन और बढ़ेगा ना। लेकिन सबको समान से ट्रीट करेंगे तब क्या होगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, भाईचारा बाबू बढ़ेगा, है ना। राष्ट्र एकता मतलब क्या, हमको क्या करना है, भारत देश के क्या करना है, सुरक्षा करना है। ऐसा नहीं कोई देश कोई राज्य बोले कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब अखंडता का ख्याल रखना, अखंडता मतलब भारत टूटना नहीं चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर बोलता है ना कि हम भारत से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। क्या वो राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसको समझाते हैं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड स्टेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम यूनियन। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि देखिए भारत क्या एक संघ है, इसमें सब कोई राज्य क्या मिला है कि हम आपके साथ क्या करेंगे, रहेंगे, लेकिन कोई अलग नहीं हो सकता है। आप जब इसके पास चले आए तो अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई समस्या तो समस्या बताइए, लेकिन अलग होने का अधिकार नहीं है। तो मतलब कि भारत को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि हमारे यहाँ राज्य को समाप्त किया जा सकता है। तो इससे एक और क्वेश्चन निकलेगा, भारत क्या है, भारत क्या है। देखिए भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। इसका मतलब समझाते हैं। देखिए हमारे यहाँ राज्य है ना, बिहार राज्य, झारखंड राज्य है ना, यूपी राज्य है, इसके राज्य को सीमा को समाप्त किया जा सकता है, राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है, राज्य को छोटा बड़ा किया जा सकता है। जैसे देखिए बिहार से काट करके क्या कर दिया गया, झारखंड कर दिया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, एमपी से छत्तीसगढ़ बना दिया गया, और जम्मू कश्मीर को हाल ही में बांट करके 2 भाग में बांट दिया गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ राज्य को तो विनाश किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत संघ, भारत जो देश है, इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। मतलब कि भारत क्या है, विनाशी राज्य, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। लेकिन अमेरिका क्या है बाबू, अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए हमारे यहाँ राज्य का विनाश किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में राज्य का विनाश नहीं किया जा सकता। समझाते हैं वो क्या है कि ई क्या है, वो आपका अमेरिका है, अमेरिका में मान ली कि ई राज्य है, ए भी राज्य है, ए भी राज्य है। तो अमेरिका में सिस्टम क्या है कि आप राज्य को भी बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते हैं, ना राज्य का नाम को चेंज कर सकते हैं, और ना संघ को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि राज्य है, इतना बड़ा से इतना बड़ा किया जा सकता है ना, मतलब राज्य को बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है, लेकिन भारत को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो भारत हो गया विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जबकि अमेरिका क्या हो गया कि दोनों अविनाशी है। मतलब कि आपका बाबू राज्य भी अविनाशी है और संघ भी क्या है, अविनाशी है। समझ में आ गया बाबू। चलिए, तो यही बोलता है कि भारत की एकता और अखंडता क्या करना है, आपको रक्षा करना है। समझ में आ गया। चलिए अब अगला इसमें क्या बोलता है कि हम क्या करते हैं, संविधान को स्वीकार करते हैं 26 नवंबर 1949 को। तो हमने सबसे पहले संविधान को स्वीकार कब किया, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, हम संविधान दिवस मनाते हैं। इतना सारा क्वेश्चन निकल रहा था, एक क्वेश्चन और निकलेगा कि हमने क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, क्या वो
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया है? स्वतंत्रता, समानता और क्या हो गया? बंधुत्व। ये तीनों चीज लिया है फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति से लिया है। अब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। और हमने यहां पर बोला वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बोला, तो ये हमने सोवियत संघ या रूस की क्रांति से जो 1917 में हुआ था उससे प्रेरित होकर के लिए हैं। जबकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं तो हमने लिया है फ्रांसीसी क्रांति से। तो क्वेश्चन क्या आएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा किया गया है। ये कहां से लिया गया है? सोवियत संघ या रूस से लिया गया है या रशियन क्रांति से लिया गया है। जब क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार दिया गया है, ये कहां से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है बाबू। तो देखिए एक बार हमने क्या क्या देखा हो, एक बार जल्दी से हम रिकैप करवाते हैं क्या क्या आपको बताएं। हमने बताया कि जो प्रस्तावना होता है बाबू, प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं, संविधान का परिचय पत्र, भूमिका बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं, या संविधान का परिचय पत्र बोलते हैं, या इसी को संविधान की सार बोलते हैं, संविधान की आत्मा बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? तो एन पालकीवाला ने कहा था। फिर बाबू क्या है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है बाबू? तो संविधान का भाग है वर्तमान समय के अनुसार। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। कितने बार किया गया? एक बार किया गया है। कब किया गया? 1976 में। केमा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन बाबू। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। कौन पार्टी का? आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। क्या क्या शब्द जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़ा गया। एक बाबू समाजवाद जोड़ा गया, एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया, और एक जोड़ा गया अखंडता जोड़ा गया। क्या बोला कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना से क्या क्या पता चलता है? तो पहले पता चलता है वो शक्ति का सोर्स जो कि क्या है? भारतीय जनता। फिर इसका प्रकृति पता चलता है कि हम प्रभुत्व संपन्न है, मतलब हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। हम क्या है? समाजवाद है, मतलब सरकार क्या करेगा? समाज के भलाई के लिए काम करेगी। तो शुरू में हम क्या थे बाबू कि सरकारी चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि 1991 के बाद क्या हुआ कि हम प्राइवेट चीजों को ज्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिए हैं। और फिर क्या बोले कि धर्मनिरपेक्ष, मतलब हमारे नज़र में क्या है? भारत की नज़र में सारा धर्म क्या है? समान है, सभी को बाबू समान से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष। जबकि यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पर क्या है? नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। फिर हमने क्या बोला कि हमने लोकतांत्रिक सिस्टम को अपनाया है, मतलब क्या होगा कि हमारे लोग शासन में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर क्या बोले कि लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता हर एक बड़ा छोटा निर्णय में क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है ना, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे स्विट्जरलैंड में इस तरह का बाबू प्रक्रिया देखने को मिलता है। फिर क्या बोले कि इसमें 4 चीज बाबू जरूरी है। एक क्या होता है? रिफरेंडम होता है, एक प्लेबिसाइड होता है, एक इनिशिएटिव होता है, क्या होता है? रिकॉल होता है। और फिर हमने क्या बोला बाबू? एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है? जनता अपना प्रतिनिधि को चुन करके भेज देता है, इसी को बोलते हैं बाबू प्रतिनिधि लोकतंत्र बोलते हैं। भारत में क्या बोले? प्रतिनिधि लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। फिर हमने क्या बोला कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक अध्यक्षीय, एक संसदीय। हमने क्या अपनाया? संसदीय को, जबकि अमेरिका ने क्या अपनाया? अध्यक्षीय को अपनाया। फिर हमने क्या बोला बाबू कि हम क्या है? एक गणराज्य है, मतलब हम क्या है? गणतंत्र। मतलब हमारा हेड क्या होगा? चुना हुआ व्यक्ति होगा। मतलब नाम मात्र का जो हमारे यहाँ हेड कौन होगा? राष्ट्रपति, जो कि चुना हुआ व्यक्ति होगा। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है कि उसका हेड क्या होता है? खानदानी चलते रहता है। तो ब्रिटेन में है राजतंत्र, हमारे यहाँ क्या हो? गणतंत्र है, मतलब चुना हुआ व्यक्ति है। भारत क्या हो गया? लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, जबकि ब्रिटेन क्या हो गया? लोकतांत्रिक राजतंत्र हो गया। फिर हमने क्या बताया बाबू कि हमने क्या किया है? न्याय, 3 तरह की न्याय की बात किया है। एक बाबू सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। फिर हमने स्वतंत्रता 5 तरह की बात किया। फिर हमने क्या बोला कि सबको समता की बात किया बाबू, है ना, प्रतिष्ठा अवसर की। फिर क्या बोले कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता की रक्षा करना है। और फिर क्या बोला कि हमने 26 नवंबर 1949 को क्या किया है? संविधान को अंगीकार या स्वीकार किया है। तो प्रस्तावना से इतना सारा क्वेश्चन सब बाबू निकल रहे थे।